स्पोर्ट अवार्ड मिला है और राज्य की तरफ से ये अवार्ड खेल मंत्री संदीप सिंह ने लिया। बता दें कि हरियाणा को ये अवार्ड खेलों को आगे बढ़ाने के लिए मिला है। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह ने खेल का बजट देश में सबसे ज्यादा करने के लिए सीएम मनोहर को धन्यवाद किया। साथ ही ये अवार्ड को हरियाणा के हर खिलाड़ी को भी समर्पित किया। I request Shri Sandeep Singh, Sports Minister Haryana, and Shri Pankaj Nain, Director, Department of Sports and Youth Affairs, to grace the stage and please collect the award. आज हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हवन के साथ राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की नई 4 मंजिला इमारत की आधारशिला रखी, जिसकी लागत लगभग 8 करोड़ 50 लाख बताई जा रही है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। वहीं परिवहन मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा करने का काम किया। मैं सबसे पहले सौगात प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का और केंद्रीय मंत्री केशरपाल गुर्जर जी का धन्यवाद करूंगा कि 8.5 करोड़ की लागत से बिल्डिंग तैयार होगी और जो फर्नीचर का जो 1.5 करोड़ का होगा वो अलग होगा और ये बिल्डिंग बन के आने वाले 14 महीने में तैयार होगी। और बेटियों का सबसे बड़ा स्कूल है और 3,500 बेटियाँ यहाँ पढ़ती हैं और आने वाले समय 4 मंजिल जब बन के स्कूल तैयार होगा और बल्लभ की तमाम बेटियाँ इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगी और बल्लभ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जिस शिक्षा के क्षेत्र में 3 स्कूल, 1 कॉलेज, प्राइमरी स्कूल जो हमको मुख्यमंत्री दिए, मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र को बल्लभ ने बहुत बढ़ावा दिया है। आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। वहीं गोहाना पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा से सह प्रभारी सुशील गुप्ता की मौजूदगी में आज सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान सुशील गुप्ता ने कहा कि आज हरियाणा बदलाव चाहता है। आज हरियाणा की जनता आप पार्टी के साथ ही नपा के चुनाव को लेकर के कहा कि आज बीजेपी पार्टी डरी हुई है, जिसके चलते नपा के चुनाव को टाला जा रहा है। इसके लिए सुशील गुप्ता ने यह भी आगे कहा कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में 90 में 80 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत होगी और हरियाणा में भी आप की पार्टी सरकार बनाएगी। आज हरियाणा में रोजाना हजारों लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पंजाब के अंदर भ्रष्टाचारी सरकारों को फेल करके ईमानदार सरकार की जीत हुई है, पंजाब की जनता की जीत हुई है, पंजाब की महिलाओं की जीत हुई है, पंजाब के किसान की जीत हुई है और जो हिंदुस्तान के अंदर वापिस आना चाहता है नौजवान पंजाब से गया हुआ, उनकी भावनाओं की जीत हुई। देखिए, पिछली बार भी हमने कार्यकर्ताओं को टिकट दी थी और इस दफा भी कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे और पूरा विश्वास है हरियाणा में 90 में से 80 के पार सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने वाली हैं। आज मैं दिन में जाऊं, रात में जाऊं, मध्य रात्रि तक लगातार ज्वाइनिंग हो रहे हैं। आज मैं आपके गोहाना के अंदर आया हूं, पूरे शहर का हाथ हिलाकर अभिनंदन लोगों ने स्वीकार किया। शिक्षा विभाग की तरफ से नियम बनाया गया है कि सभी स्कूल में एनसीईआरटी किताबों के माध्यम से ही पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके अलावा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किया। बता दें कि प्राइवेट स्कूलों में अपनी मर्जी से निजी प्रकाशकों की किताबें नहीं लगवा सकेंगे। वहीं अंबाला के जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि हरियाणा सरकार की स्पष्ट हिदायत है कि सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ाई करवाई जाए और अगर नियम नहीं माना गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की स्पष्ट हिदायत है कि जो भी स्कूल हैं, सरकारी है या प्राइवेट है, सभी स्कूल्स में एनसीईआरटी की जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं वो ही पढ़ाई जाएगी। उन्हीं के द्वारा पढ़ाने के सभी को निर्देश ऑलरेडी बीओ के माध्यम से दिए जा चुके हैं। ऐसी कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं आती है। यदि फिर भी कोई बीओ के माध्यम से या कोई पेरेंट्स के माध्यम से कोई कंप्लेंट आती है तो उसकी हम बाकायदा जांच करा के और उसके ऊपर जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी एक्शन बनता है वो लिया जाता है तुरंत। एनसीईआरटी की ही बुक्स होनी है, वही प्रिस्क्राइब्ड के अनुसार ही पढ़ाया जाना है बच्चे को। नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। नियम के अनुसार फिर भी यदि कोई स्कूल मान लो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करता है, उसके तहत भी ये सारी चीज़ें हम एफिडेविट के माध्यम से भी ली जाती हैं। जो भी डिपार्टमेंट के निर्णय होते हैं, डिपार्टमेंट की पॉलिसीज होती है।
हरियाणा के सभी तैराकी के खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यह रजिस्ट्रेशन साल में सिर्फ एक बार ही करवाना होगा और इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही खिलाड़ी स्विमिंग की प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे। बहादुरगढ़ में हुई हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन की एजीएम में ये फैसला लिया गया। हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन के महासचिव अनिल खत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के सभी स्विमिंग के खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाने के लिए सभी जिला स्तरीय एसोसिएशन को आदेश जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सभी तैराकी एसोसिएशन की मान्यता को भी रिन्यू किया गया है। बता दें कि जूनियर, सब जूनियर नेशनल स्विमिंग गेम्स जून जुलाई में आयोजित होंगे। नेशनल और एशियन एज स्विमिंग चैंपियनशिप से पहले हरियाणा स्टेट तैराकी प्रतियोगिता करवाई जाएगी। आज हमारी हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन की एजीएम है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। इसमें सभी जिले के सेक्रेटरी, प्रधान आए हुए हैं और इसका मेन एजेंडा है हमारा कि हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन को और ज़्यादा प्रमोट कैसे किया जाए। और नंबर 2, हमारे जितने भी स्विमर हैं हरियाणा के, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनका कराया जाएगा, क्योंकि एक बार ही साल में रजिस्ट्रेशन करा के बच्चा किसी भी इवेंट में वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपना दिखा के किसी भी इवेंट में भाग ले सकता है। नंबर 2, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं और जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी हैं, उनको हम रिन्यूअल भी आज ही करने जा रहे हैं। ये 1 साल के लिए रिन्यूअल होगी, अगली एजीएम तक। यही मेन उद्देश्य है। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सामने खाली पड़े मैदान में 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड और एक आईईडी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रवासी श्रमिकों द्वारा खाली मैदान में हैंड ग्रेनेड को देखा गया और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद बम डिस्फ्यूजल टीमों ने मौके पर पहुंचकर तीनों जिंदा हैंड ग्रेनेड को सावधानी पूर्वक डिफ्यूज किया। इस मामले पर अंबाला के एसपी का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी, जिसके लिए एनआईए और सेंट्रल एजेंसियों को मामले की सूचना दी गई है। ये इधर देखे, अंबाला रोड जो चंडीगढ़ वाला रोड है, वहाँ पड़े थे इधर झाड़ियों में। किस हालत में पड़े थे? किसी लिफाफे में थे? किस चीज में? ना 2 पन्नी थी, एक तोड़ कट्टा था, उसमें बाहर लगाया था, और 2 छोटे छोटे बम थे वो भी लगाए थे बाहर निकाल के। मैंने वो पकड़ के ले आन के इनको गेट वालों को दे दिए, गार्ड को। आज हमारे पास सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चंडीगढ़ से अंबाला रोड के ऊपर अराउंड 50 मीटर उससे ऑफ रोड सद्दोपुर गांव की हद के अंदर कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस मिला। जब पुलिस टीम वहां पे मौके के ऊपर पहुंची और उन्होंने उस चीज़ का मुआयना किया, उसके अंदर टोटल 3 हैंड ग्रेनेड जो कि लाइव थे वो रिकवर किए गए और साथ ही इसके अलावा एक इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस वहाँ से रिकवर किया गया। इसके बाद हमने रिस्पेक्टिव कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म किया और जो इसकी डिस्पोजल की प्रक्रिया थी वो शुरू की गई। अब हमारे द्वारा एक्सप्लोसिव एक्ट का मुकदमा दर्ज करके और फर्दर तफ्तीश की जा रही है। वहीं अंबाला में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने सदर बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। सरकारी आदेश के बावजूद स्कूल अभिभावकों पर बढ़ी फीस और एनुअल चार्ज देने का दबाव डाल रहे हैं। फीस न देने पर कई स्कूलों ने 9वीं क्लास के बच्चों का परीक्षा परिणाम रोक दिया। सरकार और स्कूल प्रशासन की तानाशाही से तंग आकर के स्टूडेंट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने को मजबूर हो रहे हैं। अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री से बच्चों का भविष्य बचाने की गुहार भी लगाई है। मेरा बच्चा सिसिल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है और हमारा इशू है, सिसिल कॉन्वेंट स्कूल ने जो फीस हाइक करी है 50% से ज़्यादा हाइक करी है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने फॉर्म 6 के अंदर ही मैनिपुलेट कर दिया है। एक साल उन्होंने दिखाया कि हम अपना 2200 रुपये 2400 रुपये ले रहे हैं, अगले साल उसी चीज़ को 40,000 में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। 4400 रुपये पर मंथ, मतलब 40,000 45,000 साल का और 4400 रुपये को तकरीबन 1 महीने का। और उसकी शिकायत हमने डीओ को भी करी है, एफएफआरसी में भी करी है, डायरेक्टर पे भी करी है। और डायरेक्टर की डायरेक्शन के बाद डीओ ने उसके ऊपर ऑर्डर दिया है कि स्कूल ने वाकई में ही 50% से ज़्यादा फीस गलत तरीके से बढ़ाई है, कृपया करके इसको पेरेंट्स को वापस करी जाए। और ऐसी रिकमेंडेशन उसने डायरेक्टर को दिया। उसके बावजूद डायरेक्टर ने हमसे मीटिंग करी, बुलाया हमको,
तकरीबन 23 या 24 सितंबर की बात है। उसके बाद तक हमने कई चक्कर डायरेक्टर ऑफिस के लगा लिए, आज तक डायरेक्टर ने हमारे को कोई रिटर्न जवाब नहीं दिया। हम ठीक है, स्कूल ठीक है, कौन ठीक है, क्लियर करें, हम आगे की लड़ाई आगे जाकर लड़ेंगे। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं तो सिर्फ ये डिमांड करता हूँ सरकार से और स्कूल प्रशासन से भी हमारी डिमांड है कि जो हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही हैगी कि हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि आप लोगों प्राइवेट स्कूलों की जो एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो माफ़ कर दिया गया हैगा, वो उनकी जो एनुअल वार्षिक जो लीज होती है वो माफ़ कर दी गई है, लेकिन स्कूलों की फ़ीस कोई नहीं माफ़ करी गई है, जबकि हमने फ़ीस दे दी है कि सिर्फ अभी हमारे को नोटिस भेजा जा रहा है कि आप एनुअल चार्जेस दीजिए, एनुअल फी और जो फीस है जो ड्यूज़ हैं कि आप वापस कीजिए। हमें बार बार नोटिस भेजे जा रहे हैं और हमें नाजायज़ मानसिक तौर पे तंग किया जा रहा है, जबकि कुछ पेरेंट्स ने इसी तंगी के आकर अपने बच्चों के SLC ले लिए हैंगे। तो उन बच्चों ने ही पढ़ना है, हमारे बच्चों ने पढ़ना हैगा। तो सब डिमांड हमारी तो यही है कि जो हमें नाजायज़ तंग किया जा रहा हैगा तो उसको बंद किया जाए। मैं शिवानी लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल से एक पेरेंट हूँ। सर हमारी समस्या एनुअल चार्जेस की है। सर ये देखो कि भाई बच्चे स्कूल गए नहीं हैं तो हम इतनी फीसेस कहाँ से भर, फीस तो हमने फिर भी भर दी, अब एनुअल चार्जेस अगले अब अप्रैल का भी आए खड़ा है एडमिशन सर, तो फिर कैसे देंगे आप बताओ। हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। सर एनुअल चार्जेस और फीस को लेके एक्चुअली ना, अगर हमारे पास 2 बच्चे हैं हम कहाँ से पे करेंगे इतना, फीस भी बढ़ा दी, एनुअल चार्जेस भी ले रहे हैं, अभी भी आ रहा है एनुअल चार्जेस, कैसे पे करेंगे हम, डबल हो गया हमारा सर, है ना, तो हमें न्याय चाहिए। मेवात में नगीना बिजली निगम के उपमंडल नगीना के करीब 113 गांवों में करीब 2.5 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। गांव मांडीखेड़ा स्थित अल आफिया अस्पताल पर करीब 25 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। बिजली निगम नगीना के उपमंडल अभियंता नीरज त्यागी ने बताया कि उपमंडल के 113 गांव और 31 ढानियां हैं। ट्यूबवेल कनेक्शन करीब 2600 और घरेलू कनेक्शन करीब 26,000 हैं। उन्होंने बताया कि मांडीखेड़ा स्थित अल आफिया अस्पताल पर फिलहाल 25 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया है। इसके अलावा बनारसी स्थित सिंचाई विभाग के पंप हाउस पर करीब 10 लाख रुपए बकाया है। उन्होंने ये भी बताया कि करीब 10 सरकारी विभाग और 8 निजी लोगों पर 1 लाख यानी कि करीब 18 लाख बिजली का बिल बकाया है। और गवर्नमेंट का हमारे पास इस टाइम SMO अल्फला जो है अपना मांडीखेड़ा में जो ऑफिस है उसमें 25 लाख रुपए उसके पेंडिंग है, और एक हमारे पास बनारसी पंप है उस पर 9 लाख रुपए पेंडिंग है। कुछ छोटे हमारे पास स्कूल्स हैं उनमें भी कुछ पेंडिंग्स है। हमारे पास 111 गांव हैं, 31 अभी तक ढानियाँ हैं, और हमारे गवर्नमेंट का नियर अबाउट 2.5 करोड़ रुपए के करीब है, उसमें पब्लिक हेल्थ भी है, और ट्वेल्व कनेक्शन हमारे पास 2600 के करीब हैं, बाकी अभी प्रोसेस में है। वहीं रोहतक जिले में गढ़ी माजरा गांव के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भिजवा दिया। बता दें कि मृतक अपने परिवार के साथ माजरा गांव के पास झुग्गियों में रहता था। वहीं ASP कृष्ण लोहाचब ने बताया कि शुरुआती जांच से साफ दिखाई दे रहा है कि मृतक की हत्या की गई है। फिलहाल उसके परिवार से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लुधियाना में किराए के मकान में रहने वाले एक पुलिसकर्मी ने अपने साथ रहने वाली महिला को अपनी सरकारी AK-47 से गोली मार करके उसकी हत्या कर दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार लिया। आरोपी पुलिसकर्मी घायल हो गया और उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया। महिला अपने 2 बच्चों के साथ आरोपी कांस्टेबल के साथ रहती थी। आरोपी पुलिस लाइन लुधियाना में तैनात था। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की, जबकि आरोपी को पड़ोसियों ने पहले ही अस्पताल पहुंचा दिया। महिला गुरुग्राम की रहने वाली थी, जबकि आरोपी लुधियाना का था। यार मैंने मेरा कैमरा नहीं दिखता कंट्रोल पे ਸਾਨੂੰ मैसेज आया तकरीबन 8 बजे एक फ़ोन आया ਸੀਗਾ कि इतने गोली चली हुई है और एक लेडी का स्पॉट से डेथ हुई है और दूजे जो है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਨ ਦ ਸਪॉट डेथ होया ਸੀਗਾ। गुरुग्राम में भारी संख्या में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को ये सफलता मिली है पकड़ने में, जहां बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी अलीगढ़ से अपने अन्य साथियों को गुरुग्राम में हथियार सप्लाई करने आया था। पुलिस की मुस्तैदी के कारण सप्लाई करने से पहले ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से 25 देसी कट्टे, 2 कारतूस और 1 बैग बरामद किया गया है। आरोपी को गुरुग्राम के पंचगांव के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये एनसीआर में जो हथियार सप्लाई करने की इंफॉर्मेशन सीक्रेट थी हमारे पास, उसी के तहत जो है ये ऑपरेशन किया गया है, जिसको लीड किया है श्री प्रीतपाल, हमारे एसीपी क्राइम फर्स्ट हैं गुड़गांव के। इनके साथ टीम रही है सेक्टर 17 की, और मानेसर के पास से इन्होंने इसे काबू किया है इन हथियारों के समेत। इसका नाम अभिषेक उर्फ गब्बर है। इसके फादर का नाम है चरणपाल, निवासी गांव बोड़ा कृष्णा गढ़ी, थाना गांधी पार्क, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का। 20 साल उम्र है। 10th तक ये एजुकेशन लिया है इसने। और इस ऑपरेशन को जैसे डिटेल है जो आप जानना चाहते हैं उसके बारे में एसीपी प्रीतपाल साहब खुद बताएंगे। दुनिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न का रविवार को अंतिम संस्कार किया गया। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर वॉर्न के अंतिम संस्कार के दौरान एलन बॉर्डर, मार्क टेलर, ग्लेन मैकग्रा, मॉर्क वॉ और माइकल क्लर्क जैसे दिग्गज मौजूद रहे। वहीं ग्लेन मैकग्रा शेन वॉर्न की अंतिम विदाई में खुद को संभाल नहीं सके और इस दौरान वो भावुक हो गए। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम मेलबर्न के सेंट किल्डा फुटबॉल क्लब में हुआ। बेटे जैक्सन ने हाथ में क्रिकेट बॉल और वॉर्न की फोटो लेकर के पिता को कंधा दिया। शेन वॉर्न के शव को कार से फुटबॉल स्टेडियम में लाया गया, जहां इस महान खिलाड़ी को आखिरी बार देखने के लिए लोगों का हुजूम लगा। नागालैंड असेंबली ने 19 मार्च के दिन इतिहास रचते हुए देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनाने का गौरव हासिल किया है, जिसमें अब राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर नागालैंड असेंबली का बजट सत्र संचालित हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। देश कई मायनों में लगातार डिजिटल होता जा रहा है। इस क्रम में 19 मार्च का दिन भारत के इतिहास में दर्ज हुआ, क्योंकि नागालैंड में पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा बनकर इतिहास रच दिया है। नागालैंड विधानसभा सचिवालय में चल रहे बजट सत्र के बीच 60 सदस्यों की विधानसभा में हर एक टेबल पर ई बुक या टैबलेट जोड़ा गया, और इस तरह से नागालैंड के लिए ये एक बड़ी सफलता है। वहीं इसे लेकर केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि राष्ट्रीय ई विधान योजना के तहत नागालैंड देश की पहली पूर्ण डिजिटल असेंबली बन गया है। अब सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे। ये पहल कागज रहित प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। आपको बता दें, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन मेघराज क्लाउड पर तैनात एक कार्य प्रणाली है, जो सदन के अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने और सदन के विधायी कार्य को पेपरलेस तरीके से संचालित करने में मदद करती है। और कुल मिलाकर ये आधुनिक भारत के लिए एक वरदान है। बता दें, इस परियोजना का उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाना है, जिससे जटिलता से बिना एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। पेपरलेस असेंबली या ई असेंबली एक ऐसा प्लान है जिसमें असेंबली के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग शामिल है।
ये संपूर्ण कानून बनाने की प्रक्रिया के स्वचालन, निर्णयों और दस्तावेजों की ट्रैकिंग, सूचनाओं के आदान प्रदान को सक्षम बनाता है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।